नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वापस से बड़ा गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पेपर नंबर 4, जिसका हम सेक्शन बी लेने वाले हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड है कि सर हम लोग सारे सवाल सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ सारे सवाल हम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर थियरी की बात होती है सर, प्रॉब्लम ये है कि थियरी याद नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेकर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, और हर बार बच्चों का कमेंट एक ही बात आता है, सर मैंने बहुत सारी थियरी देख लिया, बहुत सारे वीडियो देख लिया, इवन हिंदी में क्वेश्चन भी देख लिया, लेकिन दिक्कत ये होती है ना सर, आंसर भी मेरे पास है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास क्या होती है सर, याद नहीं होता है। वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, पर वो सिर्फ या तो लिख देते हैं या तो बोल देते हैं। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कराना इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है बेटा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बेटा मैं वीडियो के अंदर बनाने का मतलब होता है कि मैं कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ, और मुझे रटाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाना है। मेरा मेन मेन टॉपिक यही होता है बेटा कि आपको माइंड में क्लियर हो, आपको सारे क्वेश्चन याद हो, जो आप एग्जाम में जाकर के लिख सको। बस मेरा एक ही मोटिव है बेटा, मैं एक ही चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग याद करके वहां पर पेपर में जाके लिख दो ना। और अगर लिख देते हो तो ही मेरा वीडियो देखने का सफल हो पाएगा, और मैं ऐसा लगेगा कि मैं बच्चों के लिए सही वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, जो काम की चीज़ें होती हैं। फालतू वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। मेरी हर वीडियो के अंदर मैंने बहुत एफर्ट डाल करके मेरे वीडियो को शूट किया हुआ है। बड़ा एक वीडियो बनाने बड़ा बहुत मेहनत लगता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। मेरे पास इतना समय का अभाव होता है, समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी डेली एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बड़ा आप लोग कमेंट करते हो कि सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं भी मजबूर हूँ, नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास वगैरह होता है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, लेकिन बड़ा मैं आपसे वादा किया है, तो मैं स्टेट और अकाउंट का पूरा पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सब पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। और आपको आपके दिमाग में जाएगा दिस इज कंफर्म, मतलब कंफर्म। लेकिन कहने का मतलब बेटा, मेरा वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो साथ में आप स्टडी करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए सेक्शन बी के अंदर बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, 10 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है सूचकांक किसे कहते हैं और जीवन निर्वाह खर्च किसे कहते हैं। दोनों की परिभाषा आपको लिखना है बेटा। तो ये रहा, दोनों की परिभाषा मैं लिख रहा हूँ बेटा। चलिए, जिसमें बड़ा यहाँ पर पहला लिखा है कि सूचकांक की परिभाषा बताइए। तो सूचकांक किसे कहते हैं, पहले हम उसे याद करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। तो सूचकांक किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में, मेरे साथ बोलते जाना समझते जाना, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय में, वर्तमान समय में किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय में किसी चल राशि के मूल्य में होने वाला, किसी चल राशि के मूल्य में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को, प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। चलिए एक बार फिर से वंस अगेन, किसी निश्चित, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय में किसी भी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग सूचकांक कहते हैं। बोलो, याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बोलो मन से, एयरफोन लगाई होगी, बोलो मेरे साथ, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय में किसी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहा जाता है। फिर से बाबू एक बार फिर से बोलो, वंस अगेन, किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय के किसी भी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। बोलो, याद कर लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं जीवन निर्वाह का लागत का सूचकांक किसे कहते हैं। तो
समाज के किसी एक निश्चित वर्ग, समाज के किसी एक निश्चित वर्ग लोगों का किसी एक समय में, लोगों का किसी एक समय के जीवन निर्वाह के लागत के आधार वर्ष में व्यय की तुलना, व्यय मतलब खर्च की तुलना में अनुपातिक प्रतिशत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग जीवन निर्वाह का लागत कहते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। समाज के किसी एक निश्चित वर्ग के लोगों का किसी एक समय के जीवन निर्वाह के लागत में आधार वर्ष का खर्च की तुलना में आनुपातिक प्रतिशतता में होने वाला परिवर्तन को हम लोग जीवन निर्वाह का लागत सूचकांक कहते हैं। ये बड़ा 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, यानी कि सूचकांक और जीवन निर्वाह सूचकांक का अर्थ बताइए, जो अगस्त 2020 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकर्ण आकृति किसे कहते हैं, उसकी मर्यादा क्या है, जो ऑलरेडी पूछा गया 2 बार, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, बड़ा अच्छे से कवर करना हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर नंबर 2 का है। अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए विकर्ण आकृति की परिभाषा बड़ा यहाँ पर लिखा है और उसकी मर्यादा बात नहीं, तो पहले यहाँ समझो, परिभाषा समझ लो। विकर्ण आकृति की परिभाषा क्या है, चर x के मानो x अक्ष पर और चर y मानो y अक्ष पर। इन शॉर्ट याद रखो, जो चर x है वो x अक्ष पे आएगा और चर y वो y अक्ष पे आएगा। फिर से चर x जो होगा वो x अक्ष पे आएगा, चर y जो होगा वो y अक्ष पे आएगा। ठीक है, योग्य प्रमाण माप जिसे हम स्केल, तो योग्य प्रमाण माप स्केल लेकर बिंदु रेखीय पत्र पर, यानी n बिंदुओं, इसमें x1 y1 x2 y2 ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर, जितना दिया उतना, ठीक है, दिए गए निर्देशन किए गए प्राप्त चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आरेख कहते हैं। फिर से एक बार कैसे याद करोगे, चर x मानो x अक्ष पे आएगा, चर y मानो y अक्ष पे आएगा, योग्य प्रमाण स्केल माप लेकर बिंदु रेखीय पत्रक पे बिंदुओं में x1 x2 y1 y2 y3 y4 y3 x4 y4 ऐसे करते जितने भी नंबर दिए उतने नंबर तक, उसमें से प्राप्त होने वाले चित्र को हम लोग कहते हैं विकर्ण आरेख कहते हैं। अच्छा, इसकी मर्यादा क्या है, तो विकर्ण आरेख की जो मर्यादा है बाबू, वो मर्यादा क्या है कि विकर्ण आकृति पर से सहसंबंध की घनिष्ठता माप का कोई निश्चित अंक प्राप्त होता नहीं है। यानी विकर्ण आकृति पर से सहसंबंध की घनिष्ठता का कोई निश्चित अंक या निश्चित माप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये इसकी कमियां हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी मर्यादाएं हैं। आई होप बाबू आप लोगों को ये क्वेश्चंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर, विकर्ण आकृति की परिभाषा, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर दूसरा मर्यादाएं बताया था। तो पहले परिभाषा कैसे याद करोगे, तो परिभाषा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चर x पे मानो x अक्ष, चर y पे मानो y अक्ष। ठीक है, और योग्य प्रमाण माप लेकर बिंदु रेखीय पत्र पर n बिंदुओं पर, जैसे x1 y1 x2 y2 ऐसे डेड करके xn yn पर निर्धारित करने पर जो चित्र प्राप्त होता है उसे विकर्ण आरेख कहते हैं। और विकर्ण आरेख की मर्यादा ये है, तो विकर्ण आरेख पर से बड़ा सहसंबंध की जो घनिष्ठता का माप है बाबू, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हासिल नहीं कर सकते। यही क्या है, इसकी मर्यादाएं हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और समझ में हो गया होगा। देखो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नियत संबंध रेखा का संदर्भ त्रुटि बताओ। त्रुटि मतलब होता है एरर, और उसका सूत्र बताना। सूत्र भी मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ पर समझ लो क्या लिखा है। त्रुटि क्या होता है बाबू, एरर, जिसे गलतियां कहते हैं। मान लो अवलोकित मान y, मानो अवलोकित मान y नियत संबंध रेखा के उपयोग से प्राप्त सापेक्ष चर आंकलित मान y के अंतर को अनुमायोजित या अंकलित त्रुटि या एरर कहते हैं। संकेत में उसे हम ई के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका सूत्र होता है ई बराबर y माइनस वाई केप। ई बराबर y माइनस वाई केप होता है। एक बार फिर से
अवलोकित मान y नियत संबंध रेखा का उपयोग से प्राप्त सापेक्ष चर का अंकित मान y के बीच के अंतर को अन्वयोजित या अंकलित त्रुटि कहते हैं। संकेत में से e के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सूत्र होता है e बराबर y माइनस वाई केप होता है। बोलो बाबू, याद कर लोगे? याद हो जाएगा। कैसे लिखोगे? अंकित मान y से नियत संबंध रेखा के उपयोग से प्राप्त सापेक्ष पर से अंकित मान y के बीच के अंतर को अन्वयोजित या अंकलित त्रुटि कहते हैं। तो संकेत में e के द्वारा दर्शाता है। इसका सूत्र है e बराबर y माइनस वाई केप होता है। आई होप आपको, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। वलन मतलब होता है झुकाव। झुकाव ज्ञात करने के लिए चलित औसत की विधि कब अधिक उपयोगी होता है? तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर देखना ध्यान से। क्या लिखा है बेटा? अल्पकालीन उतार चढ़ाव की असर को दूर करके झुकाव निश्चित करने के लिए चलित औसत विधि ज्यादा अधिक उपयोगी है। खाली आपको इतना याद रखना है, बस खाली इतना। अल्पकालीन उतार चढ़ाव के कारण झुकाव ज्ञात करने के लिए चलित औसत की विधि कब अधिक उपयोगी होती है? तो जब अल्पकालीन उतार चढ़ाव होता है तब। जब अल्पकालीन उतार चढ़ाव होता है तब। क्लियर? चढ़िए, क्लियर एकदम अच्छे से बेटा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? संभावना सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, उसकी मर्यादा भी बताओ। चलिए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा बेटा यहाँ पर पेज नंबर 54 पे मिल जाएगा। क्या लिखा है? माना कि समान परिस्थिति में किसी यादृच्छिक प्रयोग का n बार पुनरावर्तन किया जाए। मतलब समान परिस्थिति में किसी भी यादृच्छिक प्रयोग को n बार पुनरावर्तन, n बार मतलब चाहे इतनी बार आप पुनरावर्तन करो, इन n प्रश्नों में से यम प्रश्नों की घटना a बनी और a घटना के सापेक्ष में मतलब m/n घटना a बनने की संभावना pa का अनुमानित मान है। जब n का मूल्य अधिक से अधिक बड़ा लिया जाए तो n का मूल्य अनंत की ओर मतलब n इंफिनिटी गमन करेगा। तो m/n लक्षित मूल्य घटना a की संभावना का मान कहते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? आंकड़ा शास्त्रीय मान कहा जाता है, सांख्यिकी मान कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी समान परिस्थिति में किसी भी यादृच्छिक प्रयोग मतलब n को अगर उछालते हो या पुनरावर्तन बार बार करते हो तो m में से m की जो घटना बनेगा उसे a घटना कहा जाएगा। और a घटने की कंपैरिजन में उसका आंसर किस लिखा है? m/n मतलब जो भी घटना मतलब a घटना बनने की संभावना पे उसे pa के नाम दिया जाएगा। और अगर मान लो a इन घटना मूल्य का अगर अधिक मूल्य लेते हैं तो n की जो मूल्य वैल्यू आएगी वो अनंत हो जाएगी। तो अनंत होने से लक्षित मूल्य a घटना भी का संभावना क्या हो जाएगा? बनेगा। अब इसे क्या करना है आपको, किस तरीके से याद करना है? तो पॉइंट वाइज से याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है? कंप्लीटली लर्न करना है। ठीक है, समझना क्या था? क्लियर यहाँ तक? और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? यहाँ पर इसकी मर्यादाएं बोला है बेटा, तो उसकी मर्यादा क्या रहेगी? मर्यादा बेटा आपको ये पॉइंट याद रखना बेटा, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना उसकी मर्यादाएं। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं आपको करवा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 26। एक द्विपदी वितरण का माध्यक और प्राचल आपको निकालना है, प्राचल की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले द्विपदी वितरण वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है बेटा। इसको कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कैसे करना, कैसे बेटा। बेटा यहाँ पर द्विपदी वितरण में बड़ा माध्यक, अगर माध्यक बोला है तो माध्यक होता है बेटा यहाँ पर, याद रखना द्विपदी वितरण का जो माध्यक होता है उसे हम एनपी के द्वारा डालते हैं। एनपी हो जाएगा आपका 7। और जबकि बेटा यहाँ पर प्राचल निकालना है, यानी कि उसका जो प्राचल होगा बाबू, प्राचल आपको यहाँ पर क्या करना है? निकालना है। ठीक है, एन की कीमत आपको क्या करना है? यहाँ पर निकालना है, राइट।
तो सबसे पहले बेटा आपको इसमें पी की वैल्यू पता होना चाहिए। मान लो पी की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया गया है ना इस चैप्टर में, तो याद रखना पी की वैल्यू अगर ना दिया गया तो आपको 1/2 मान लेना है। और अगर पी की वैल्यू 1/2 तो क्यू की वैल्यू कितना होगा, वो भी 1/2 ही होगा। बस आपको निकालना है मात एन की वैल्यू। कैसे निकालोगे, तो एन पी इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो एन की जगह पे आपको एन निकालना है, और पी की वैल्यू कितना देगा, 1/2 इक्वल टू 7 आएगा। ये इधर गुणाकार में बराबर पूछा जाएगा तो क्या होगा, भागाकार में होगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो n बराबर 7 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 14/1। अब एक लिखो ना लिखो कितना कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो n की वैल्यू कितना देगा आपका, 14 आएगा। इस तरीके से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ओनली मई 21 में पूछा गया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, डिपेंड यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मेहनत कर रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक प्रमाणीय प्रमाणी वितरण विचरण आपको और माध्यक 10 गुना है। तो माध्यक आपको 10 दिया तो प्रमाणित प्रमाणीय वितरण कितना होगा। तो सबसे पहले बड़ा आपको जो जो चीज दिया पहले वो लिख दो। जैसे माध्यक मतलब चैप्टर नंबर 3 में म्यू मतलब हो जाएगा आपका 10, और विचरण मतलब स्क्वायर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10। ठीक है, 10 गुना दिया मतलब म्यू हो जाएगा, मतलब इतना मल्टीप्लाई दिया मतलब। ठीक है, मतलब विचरण से 10 म्यू क्या है, ज्यादा है, माध्यक ज्यादा है। पहले क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ है, माध्यक आपको 10 दिया, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि विचरण से माध्यक क्या है, 10 गुना है। तो मैंने वही लिखा है, विचरण स्क्वायर बराबर 10 म्यू। तो यहाँ पर म्यू स्क्वायर बराबर 10, और म्यू की वैल्यू कितना दिया है, 10। तो म्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। और ये आपको आपको निकालना क्या है, ये विचरण स्क्वायर आपको निकालना है प्रमाणित प्रमाणी चल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखाएंगे, यहाँ पर अब ये रूट है, इसको हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 100। कितना आएगा, 100 आएगा। और इसका स्क्वायर निकाल दो, क्या इसका इसका 100 किसका वर्ग है, कितना आएगा, 10। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बाबू, 10 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। माध्यक मतलब म्यू आपको दिया 10, आई क्या मतलब विचरण, विचरण मतलब स्क्वायर इक्वल माध्यक यानी कि 10, और ये क्या है म्यू, माध्यक मतलब म्यू, इससे क्या है 10 गुना ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर देखो वही लिखा, फिर म्यू स्क्वायर बराबर 10 का 10, म्यू की जगह पे लिखेंगे 10, 10 और 10 कितना होगा 100। ये स्क्वायर ये दो हटाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे अंडर रूट, 100 किसका वर्ग आएगा 10। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक प्रमाणीय वितरण के लिए औसत विचलन आपको लगभग 8 दिया है। तो वितरण का प्रमाण विचलन कितना होगा। तो सबसे पहले औसत विचलन, तो औसत विचलन यहाँ पर देखो कितना लिखा है, तो औसत विचलन आपको दिया यहाँ पर, औसत विचलन कितना होता है बाबू, 4/5 सिग्मा होता है। और जबकि यहाँ पर औसत विचलन की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दिया है 8। तो यानी औसत विचलन कितना हो गया, 8 हो जाएगा। आपको प्रमाण विचलन मतलब सिग्मा निकालना है, तो यानी 4/5 सिग्मा। अब ये इधर गुणाकार में इधर आएगा, भागाकार में इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 गुणे 5 बट्टे क्या हो जाएगा 4। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40/4। तो यानी कि सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा बाबू 10। तो प्रमाण विचलन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसने क्लियर बोला ना कि भाई प्रमाणित प्रमाण विचलन निकालना है, प्रमाण विचलन मतलब सिग्मा निकालना है आपको। ठीक है, तो सिग्मा हमने निकाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना भाई, दिया क्या है, निकालना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर कर पाओगे। एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ा करो फिर निकाला करो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा 29 नंबर में, यहाँ पर ये चीजें सामीप्य स्वरूप में लिखा है, उसमें मानांक स्वरूप में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर लिखा क्या है, 5 का 0.01,
सामीप स्वरूप में लिखा है ना, यानी सामीप, तो सामीप सामीप स्वरूप होता है एन और ए और डेल्टा होता है बड़ा। तो ए हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका -5 और डेल्टा बराबर हो जाएगा 0.001। आपको निकालना है मानांक, लिखेंगे मानांक स्वरूप। तो यहाँ पर होगा ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, ए कितना दिया है बेटा -5, लेस देन डेल्टा कितना दिया है 0.001। तो इसका फाइनल आंसर होगा बेटा, वो आपका आएगा इतना, कितना आएगा, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको हम सही सही फॉर्म में लिख दे बेटा। तो सही फॉर्म में क्या होना चाहिए बेटा, तो x माइनस माइनस क्या होगा, +5 लेस देन 0.001। आपका जो फाइनल और रियल आंसर आएगा बेटा आपका, वो ये आने वाला है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, हम लोग उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको निकालना है बेटा। ये क्वेश्चन भी मार्च 23, ये क्वेश्चन मार्च 23 में पूछा गया। चलो इसको भी लिखते हैं बेटा हम लोग। एफ एक्स बराबर 9x² माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पर निकालना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश एक्स। जब भी कभी एफ डैश एक्स एक्स निकालने की बात करें बेटा, तो सवाल बहुत ईजी होता है। ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको ध्यान से सीखना होगा कि सर किस तरीके से कर रहे हैं। अगर एक बार समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 2 में से हमेशा एक कम करने का, तो 18। और यहाँ पर कुछ नहीं थी, 9 का गुणा 8 का गुणा 1 में करो, 8 1 कम 8x निकल जाएगा। फिर ओनली संख्या क्या आएगा 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 18x माइनस 8। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। डेरिवेटिव निकालना का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको चलाया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो बेटा जा करके बेटा आप लोग अच्छे से देख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चैप्टर 5 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, चैप्टर 4 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, चैप्टर 3 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, चैप्टर नंबर 2 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, चैप्टर नंबर 4 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, चैप्टर नंबर 1 के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं। मतलब स्टेट का पार्ट 1 पार्ट 2 का पूरा वीडियो मैंने बना दिया है कॉन्सेप्ट वाले। अगर आपने नहीं देखा तो जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे तो आपको ये सब चीजें बड़ा चुटकियों में आ जाएगा। बड़ा आपको सवाल क्यों नहीं आता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको पता है, पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। पता है क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल क्या खाक कर पाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सर ने किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया है उस तरीके से करोगे तो काम हो जाएगा। तो आज जिस तरीके से मैंने पेपर नंबर 4 कराया है, इसी तरीके से आने वाले टाइम पे मैं पेपर नंबर 5 और 6 दोनों कराने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। एक वीडियो में मैं एक ही वीडियो बना, एक पेपर ही बना रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन कम से कम तो कर लो सोल्व। एक दिन में अगर एक पेपर का भी सेक्शन बी सॉल्व करोगे तो 5 दिन में 6 पेपर आ रहा, 5 दिन के अंदर 5 पेपर कंप्लीट हो जाएगा बड़ा सेक्शन बी का। अब बड़ा अब तो आपके पास टाइम नहीं, तो आप एक दिन में आपको 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। कैसे करोगे बड़ा, क्योंकि इसलिए तुमको बोला था ना शुरुआत से बड़ा, 1 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बड़ा कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू करो। नहीं पढ़ना तो है नहीं, एग्जाम टाइम है तब तुम पढ़ने बैठोगे तो कहाँ से आएगा भाई। पूरे साल की तैयारी तुम एक महीने में करोगे तो क्या खाक तैयारी हो जाएगी। अगर आपको सच में बोल रहा हूँ, अगर अंदर की इच्छा होती है बड़ा पढ़ने की, तो इंसान शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देता है। एग्जाम टाइम पे बड़ा एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसको टेंशन ही नहीं होता एग्जाम का। पर तुम लोग पता क्या करते हो, सबसे बड़े गधे इंसान, सबसे बड़े मूर्ख इंसान तुम ही हो। एग्जाम टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो कहाँ से आएगा तुमको, और जो आता रहेगा वही भूल जाओगे, क्योंकि प्रेशर इतना होता है बड़ा। आपको खुद नहीं समझ में आएगा ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। सच बोलना बड़ा, मैं जो कह रहा हूँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। एग्जाम टाइम पे प्रेशर आता है कि नहीं आता है। एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर आ जाता है क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब आपको मन में कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन सा चैप्टर पढूं, ये पढूं कि ये पढूं कि ये पढूं कि ये पढूं कि ये पढूं। और पढ़ने तो हम सब पढ़ लेते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है।
तो उसके लिए ना बड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है ना, तो एक बार जाके बड़ा मेरा गाइडेंस वीडियो देख लो, मैंने किस तरीके से गाइडेंस दिया है, किस तरीके से मैंने प्लानिंग बताई है। अगर आप मेरी प्लानिंग भी देख लोगे ना बड़ा, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन गारंटी देता हूँ, ओनली फॉर 20 डेज में, 20 डेज के अंदर बड़ा आप अपनी स्टेट अकाउंट को भी ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, और मैं वादा करता हूँ 75+ मार्क्स आपके गारंटेड जाएंगे। बट 20 दिन के अंदर वो उस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जिनको पूरे में से पूरा मार्क्स लाना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, उनको बड़ा तो शुरुआत से ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बड़ा। अगर सच में बड़ा, अगर आप लोगों की इच्छा हो रही है, पढ़ने की इच्छा हो रही है बड़ा, तो बोलो, मैं आप लोगों के लिए एक दिन लाइव आता हूँ और पूरा का पूरा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शॉर्ट में बता देता हूँ, और करके जाना गारंटेड बड़ा। अगर आप पास नहीं हो बड़ा, कभी भी जिंदगी में मेरे यूट्यूब चैनल पे मत आना, और अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करते चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर 20 दिन के अंदर अगर आप नहीं पास होते बड़ा, तो कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई मत करना। ओपन चैलेंज गारंटेड है बड़ा। अगर आप 20 दिन के अंदर बड़ा, जैसा मैं, लेकिन शर्त इतनी है, जैसा मैं करवाऊंगा, जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जैसा मैं बताऊंगा, वैसा आकर कर तो डेफिनेटली आप पास मतलब पास हो। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी चीज को सीखने के लिए समय का जरूरत पड़ती है। अब आपके पास वो समय नहीं रह गया है कि जो आप सीखने बैठोगे, इसलिए वो 20 दिन की प्लानिंग आप देख लो, गारंटेड आप पास मतलब पास। हर सब्जेक्ट के अंदर बढ़ो, आपके 80 के ऊपर मार्क्स जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन प्लानिंग जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो बड़ा, जब इसमें बच्चों का 20 कमेंट आ जाएगा बड़ा, 20 कमेंट्स, तो मैं जरूर बड़ा लाइव आऊंगा, और आप लोगों को एक दिन पहले बता दूंगा कि मैं इस दिन लाइव आने वाला हूं, इतने बजे लाइव आने वाला हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, वादा करता हूँ बड़ा। और मेरी कही हुई बात पे बड़ा, आप कितना सच्चाई है कितना नहीं, वो लाइव आने के बाद पता चल जाएगा। मैं जो कहता हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, वो सारी चीज बड़ा आपको पता चल जाएगा उस लाइव लेक्चर के अंदर, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ये चीजें पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो आपको लाइव में पता चल जाएगा, ठीक है। गारंटी मतलब गारंटी, ओपन चैलेंज कह रहा हूं बड़ा, जैसा मैं से कहूंगा वैसा अगर करके जाते हो, अगर आपके मार्क्स नहीं आते बड़ा, तो बड़ा मुझसे 10,000 रुपीज केस लेके जाना। लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा गारंटेड करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर पढ़ने की एबिलिटी है, अगर अगर अभी से पढ़ने की जिज्ञासा जग रही है, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे पढ़ना है, अच्छे स्कोर करना है, तो बड़ा 20 कमेंट लोगों के आ जाएंगे, मैं खुद लाइव एक दिन आके बता दूंगा मैं आपको कि सच में अगर आपको मार्क्स लाना है तो किस तरीके से मार्क्स लाना चाहिए। लेकिन जैसा मैं बताऊंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा अगर करोगे तो, ठीक है। चलिए, बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।